क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं। जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते। कभी आलस कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाना, कभी टालने की आदत कि यार इसे मैं करूँगा तो सही तरीके से ही करूँगा, इसे मैं करूँगा तो परफेक्ट ही करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं और टलता जाता है। कभी ये भी यूज़ होता है कि 365 दिन में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती, और सबसे बड़ा कारण है हमने कभी 365 दिन में जितने घंटे होते हैं उसमें कभी एक एक घंटे का हिसाब नहीं लगाया। चलो आज आपकी बॉडी को, माइंड को, एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने घंटे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? अब आप अपने आप से सवाल करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। कैलकुलेशन फॉर एक्स्ट्रा टाइम यू हैव। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हो तो 8 × 30 यानी 240 घंटे केवल सोते हो। अब आपके पास बचे 480 घंटे, और अगर एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो तो 40 × 4 यानी 160 घंटे महीने में काम करते हो, जो एक दिन के 5-6 घंटे हो रहे हैं। नींद और काम के बाद आपके पास बचते हैं 320 घंटे। एक दिन के 2 घंटे खाना पीना नहाना ये सब मिला ले तो महीने के हो 30/2 यानी 60 घंटे। अब आपके पास 260 घंटे बचे हैं। तो कैलकुलेशन ये है कि महीने के ये जो 260 घंटे बच रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। गोल सेट करोगे लेकिन साल के एंड तक पूरा हो ही नहीं पाएगा। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आधा निकल गया और 24 आ भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस बार भी अपने गोल सेट करोगे, कुछ आदतें छोड़ने की, कुछ आदतें सीखने की, कुछ कमाने की, खुशी की, कामयाबी की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीना ही निकला है, मेरे पास तो अभी 11 मंथ और है। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है, फिर से खुद को मोटिवेट करते हैं कि मेरे पास तो अभी 10 मंथ और है। ऐसे करते हुए साल कब एंड हो जाता है पता भी नहीं चलता। कोई ड्रीम है तो केवल सोचा हुआ है, कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप क्या लें। और ऐसे करते हुए साल के मई जून मंथ तक निकल जाता है और आधा साल चला जाता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है और खुद से कहते हैं ओह यार अभी 2023 स्टार्ट ही हुआ था, आधा साल खत्म भी हो गया। फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जितने हो सकते हैं उतने एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, पर इतने धीरे रिजल्ट मिलते हैं कि उससे डिमोटिवेट होकर आगे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। यह हर साल की कहानी है। वैल्यू ऑफ 260 एक्स्ट्रा आवर्स यू हैव इन अ मंथ। तो जो कैलकुलेट की उससे पता चलता है कि 260 घंटे महीने के निकलते हैं जिसमें आप और कुछ नहीं करते हो। अब उस पर बात करते हैं। अगर आप इन 260 घंटे में केवल ऑडियो बुक सुनो तो आप एक महीने में 45 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर एवरेज लेकर चले कि आपको एक ऑडियो बुक सुनने में 6 घंटे लगेंगे, और ये तो केवल एक महीने की ही मैं बात कर रहा हूँ, साल का हो गया 260 यानी 12 यानी कि 3120 घंटे। आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए 3120 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत कम लोग कॉन्शियस है, बहुत कम लोगों को हिसाब है कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। 3120 घंटे ऑडियो बुक सुनो तो 520 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर 6 घंटे में एक ऑडियो बुक सुनो तो, अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ऑफिशियली केवल ऑडियो बुक से ही लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शन भी लेने होते हैं। रीडिंग भी करोगे, क्लास भी लोगे, किसी चीज मोबाइल में कोई दूसरी चीजें भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, किसी सोशल टिप पर पैसे कमाने के तरीके भी ट्राई करते रहोगे। बहुत तरीकों से टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैल्यू ऑफ बुक, मैं बुक का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे लोग आज भी इतने सक्सेसफुल बन जाने के बाद भी बुक पढ़ते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को देते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको देखकर आप बुक पढ़ने के लिए जरूर इंस्पायर होगे। जेके रोलिंग बिलियनर बनी है बुक लिखकर, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। बिलियनर बन जाना यानी उस पर्सन के पास 8000 करोड़ रुपए है,
जेफ बेजोस ने बुक बेचकर ही अमेजोन की शुरुआत की थी और वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और आज भी अमेजोन पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। अमेजोन ने किंडल स्टार्ट कर दिया जिसमें ऑनलाइन ई बुक होती है, ऑडियो स्टार्ट कर दिया जिसमें ऑडियो में बुक होती है, किंडल डिवाइस बना दिए जो टैबलेट होते हैं जिसमें बुक पढ़ सकते हैं, और गुड राइट्स भी खरीद लिया जिसमें बुक के रिवाइव होते हैं। फिर आते हैं वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर। वॉरेन बफेट अपने बिलियनर बन जाने के राज फाइनेंशियल बुक राइट करना बताते हैं। बुक रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका सॉल्यूशन बुक में ना हो। दुनिया में न जाने कितने सालों से लोग बुक लिखते आ रहे हैं, सालों पुराने से लेकर अब तक की हर तरह की बुक और हर तरह के ऑथर ने अपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में सॉल्यूशन दिए हैं। यह किसी मैजिक से कम नहीं है। आपको वो चीज़ें पहले ही पता चल रही है कि आपके साथ में क्या हो सकता है। अगर आप यह एक्शन ले रहे हो तो क्योंकि वो चीज़ें किसी और ने कर दी है, वो आपको बता रहा है। और हमें खुद गलतियां करने की बजाय दूसरों की गलतियों से इसलिए सीखना है क्योंकि हमें लाइफ को बहुत टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। हमारे पास बहुत कम वक्त है सक्सेस होने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए। जिस तरह से आज अनहेल्थी फूड की वजह से और सोशल मीडिया से हेल्थ की 12 बज रही है, हमें जरूर है हर एक एंगल से खुद को सेफ रखना है। डोंट वरी, अभी आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जिससे केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, आपको देखकर लोगों का नजरिया भी बदलेगा। और वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो अब ये बात करने के बाद एक एवरेज इंसान की जिंदगी में इतना टाइम होता है कि जो उसे पता भी नहीं कि वो अपना टाइम कहाँ दे रहा है। 3120 घंटे उसके पास है बहुत कुछ करने के लिए, जिसमें हमने ये बात की है कि उसी जगह अगर वो बुक रीडिंग करे, अगर वो ऑडियो बुक सुने तो उसकी लर्निंग हो। और लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान की लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वो हर बार खुद की गलतियों से सीखे। अगर कम उम्र में बड़े धमाके करने होते हैं तो दूसरों की लाइफ से सीखना होता है। तो अब एक सवाल उठता है कि आपका यह टाइम जाता कहाँ है। आपके पास टाइम नहीं है अगर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। और जब तक प्रॉब्लम अच्छे से समझ नहीं आएगी हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा लोगों को, एवं 95% लोगों को यह नहीं पता कि उनका टाइम एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। खुद के टाइम को मैनेज करना और उसे ट्रैक करना कि कहाँ कहाँ जा रहा है, ये ट्रैक करना कोई इजी ट्रिक्स नहीं है। 1-2 दिन तो लिस्ट फॉलो करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, फिर से सब कुछ छूट जाता है। हम इतने ज्यादा अनकॉन्शियस है अपने टाइम को लेकर। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि आपका टाइम ज्यादातर कहाँ जा रहा है तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग वन एंड एवरेज अपने मोबाइल को 100 बार दिन में चेक करता है और कई लोगों को इससे भी ज्यादा होगा। जबकि ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि आप अपने मोबाइल को कितनी बार चेक करते हो तो केवल वो 30-40 बार ही बताएंगे। यानी आधे से भी ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है कि उनका ध्यान कहाँ जा रहा है। ध्यान पर ध्यान ही नहीं है, ध्यान कहाँ जा रहा है उस पर ही ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हो तब आपका सब जगह ध्यान बन जाता है। यह कब पता चलेगा कि आप कॉन्शियस हो, कब पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव हो, कि आप चीजें फास्ट करते जा रहे हो, आप टाइम को एकदम सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं। जब आपको याद हो कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान कहाँ कहाँ था, आपने कल क्या खाया था, आपने कल कितना टाइम क्या किया था, और यह सब याद करने में आपका दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि यह आपकी हैबिट बन चुकी है, तब यह मान लो कि आप प्रोडक्टिव हो। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे हर साल खत्म होता जाएगा और आप रिसर्च बनाते रह जाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को अलर्ट कैसे रखना है, अपने अंदर एनर्जी कैसे मेंटेन रखनी है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है और अपने गोल को नजरों में कैसे रखना है। तब जाकर नए साल के दिसंबर में सारे गोल अचीव कर सकते हो। तो मैंने जो सवाल किया था कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, जितने भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं आज के टाइम में, उसमें सबसे बड़ी चीज है मोबाइल।
क्योंकि आज के वक्त में आपको जो भी जिंदगी का लक्ष्य है उसे पाने में जितने डिस्ट्रैक्शन है उसमें से आई एम सॉरी मोबाइल भी होगा। मोबाइल को लेकर मेरी कुछ इंटरनेट रिसर्च आपको बता देता हूँ कि सिर्फ मोबाइल की वजह से अगर ये आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए तो किस हद तक आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकते हैं और किस हद तक आपके करियर को भी इम्पेक्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में जो भी आपका मोबाइल है, क्या आप उस मोबाइल को कंट्रोल करते हो या मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है? जिस तरह से कुछ लोग पानी से डरते हैं उसे एक्वाफोबिया कहते हैं, ऊंचाई से डरते हैं उसे आर्कोफोबिया कहते हैं, भीड़ से डरते हैं उसे ओग्रोफोबिया कहते हैं, उसी तरह एक फोबिया है नोमोफोबिया। यह एक ऐसा डर है जो आपको तब लगता है जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता है। मोबाइल की वजह से हमारी याद करने की शक्ति वीक होती जा रही है। आज के वक्त में कोई भी नहीं चाहेगा कि वह 500 मोबाइल नंबर याद करे। बहुत ऑब्वियस बात है कि वह उन नंबर को याद करने के बजाय उन्हें सेव करेगा, लेकिन इस तरीके से हमारी कुछ भी लिख कर सेव करने की हैबिट बनती जा रही है, कुछ भी गूगल से रिसर्च करके निकालने की ऐसी हैबिट बनती जा रही है कि हमें कुछ भी याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, जिससे मेमोरी वीक होती जा रही है। मैं अभी आपको कोई भी न्यू नंबर याद करने का कहता हूँ तो आपके लिए यह याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। याद कीजिए, आपके लिए आज से 5-6 साल पहले याद करना इतना मुश्किल नहीं था। आज के वक्त में पूरे दिन के शेड्यूल में याद करने वाली चीजें कम होती जा रही है। हम मोबाइल में बातें लिखते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, अलार्म ऐड करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर डिजिटल कंपनी मोबाइल के थ्रू आपको इस तरह से बांध कर रख रही है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपका मोबाइल की लॉक स्क्रीन को किस वजह से ओपन किया था। फिर आप उसमें कुछ और ही करने लग जाते हो। मोबाइल से जुड़ा हुआ हर प्रोडक्ट, मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट, एप्लीकेशन, सिम, इन सब कंपनीज का यही टारगेट रहता है कि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से यह कंपनीज आपके दिमाग को अच्छे से समझ रही है, आपके बिहेवियर किस तरह से स्टडी करके हर प्रोडक्ट को ऐसा बनाते जा रहे हैं जिससे आपको आपकी लत और बढ़ जाए। आपके मोबाइल की एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फोटो फिल्टर ऐप etc का यूज इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। यह एक तरह की बीमारी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज करते हैं। सिगरेट पीते वक्त भी एग्जैक्टली यही होता है, तब आपको इसकी लत लग जाती है, फिर उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है। बहुत सी रिसर्च और बहुत से साइकोलॉजी डॉक्टर का यह मानना है कि यह एक ड्रग एंड अल्कोहल, निकोटिन, गैम्बलिन जितने ही एडिक्शन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मोबाइल आपके हाथ में है, जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर उसे ठीक से यूज ना करें, अगर वो मोबाइल ही आपको कंट्रोल करने लग जाए, गेम्स, बेवजह की चैट करना, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजलेस कंटेंट देखना, व्हाट्सएप स्टोरी अपलोड करना, बार बार मोबाइल को बेवजह की चेक करना, यह इतनी डेंजरस हैबिट है कि यह एक ड्रग, अल्कोहल, निकोटिन, गैम्बलिन जितने ही लत है। क्या आप सच में अपने मोबाइल को जब चाहो तब लॉक करके रख सकते हो? क्या आप सच में अपने मोबाइल को जब चाहो तब लॉक करके रख सकते हो? क्या आपको सच में स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने मोबाइल को सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने से दूर रखने में? क्या आप सोते वक्त अपने मोबाइल को किसी और रूम में रख कर सो सकते हो? आपके माइंड में बार बार मोबाइल का विचार आएगा। क्या आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है आपके मोबाइल को बार बार चेक करने की, जबकि आपको पता है कि आपको कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आई है? इसके टू योरसेल्फ अपने आप से पूछिए कि पूरे दिन में कितने प्रेजेंट मोबाइल का यूज करते हो जो आपके बेनिफिट के लिए हो। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मोबाइल का यूज अपनी लत को पूरा करने के लिए कर रहे हो, बाकी के 10% हो सकता है आपको कोई काम हो। क्या हो अगर 90% प्रोडक्टिव तरीके से मोबाइल का यूज करो और केवल 10% ही टाइम पास करो, तो यही लत पूरे से अच्छी लत में बदल जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली की। जब हम बाहर होते हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, कोई भी वहाँ खाने को एंजॉय नहीं कर रहा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, हर इंसान बिजी है मोबाइल में किसी और से बात करने में, जो कि वह खुद किसी और के साथ में है और उसके साथ टाइम को एंजॉय नहीं कर रहा है। इस मोबाइल की लत से कंप्लीट इग्नोर कर रहे हो अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेंबर को, और जिनको आप इग्नोर कर रहे हो वो खुद पूरे खाने के खत्म होने तक मोबाइल में लगे हैं। सो एवरीबडी इज इग्नोर ईच अदर एंड नोबडी इज एवरी अबाउट इट।
अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से हो रही है कि आप चीज़ों को बार बार भूल रहे हो, बातों में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, स्ट्रेस में होते हो, आलस रहता है, कोई भी काम करने को मन नहीं करता है, बैक पेन करती है, फिजिकल स्ट्रेस कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल की वजह से हो रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हुई स्टडी से पता लगा है कि वह लोग जो अपना टाइम मोबाइल में ज़्यादा स्पेंड करते हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। जो इस लत से निकल रहा है उसका डिप्रेशन 68 मिनट का होता है, जबकि जिसकी मेंटल हेल्थ सही होती है उसका डिप्रेशन 17 मिनट का होता है। एक और रिसर्च जो कि 2012 में हुई उससे यह पता चलता है कि वो लोग जो इमिडिएटली हाथों हाथ कोई भी मोबाइल में अलर्ट होता है उसे पढ़ते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अब बात करते हैं नींद के बारे में, क्योंकि नींद भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको दिन में एनर्जी नहीं रहती है, अगर थका हुआ फील होता है, अगर बेवक्त बार बार नींद आती है, इसका मतलब है आपने रात की नींद ठीक से नहीं ली है। क्वालिटी नींद न लेने से ब्रेन मेमोरी पर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक रिसर्च कहती है कि जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनमें से 18 से 29 की एज में जो आते हैं उनमें से 63% लोग अपने कॉल फोन, स्मार्टफोन या टैबलेट को साथ लेकर सोते हैं, और जो लोग 30 और 60 की एज के होते हैं उनमें से अराउंड 30% यही सेम चीज़ें करते हैं, अपने मोबाइल को साथ लेकर ही सोते हैं। लेकिन इसमें चिंता की बात कहाँ है? चिंता की बात यह है कि एक और रिसर्च जो कि सितंबर 2015 में पब्लिश हुई थी कहती है कि जो आप कैफीन लेते हो, जो कि चाय और कॉफ़ी में होता है, वह आपकी नींद के शेड्यूल में इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना आपकी मोबाइल की ब्राइट लाइट रात के समय करती है। अगर आपकी हैबिट है नाइट में मोबाइल यूज करने की, द चांस आर वेरी हाई कि आपकी नींद डिस्ट्रैक्ट हो रही होगी और नींद पूरी नहीं हो रही होगी। लेकिन वो तो भला हमारे अंदर मेलाटोनिन का जो हमें ये बताता है कि हमारा टाइम हो चुका है सोने का, और नींद आ जाती है। हार्वर्ड की रिसर्च ने 6.5 घंटे तक के ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट के एक्सपोजर के इफेक्ट को देखा और पता चला कि ब्लू लाइट ग्रीन लाइट से 2 गुना मेलाटोनिन को रोक देती है, जो कि आपके मोबाइल की डिस्प्ले में होती है। उसकी वजह से जो आपको नींद आने में तकलीफ होती है। नींद के बारे में इतनी रिसर्च इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नींद डिस्ट्रैक्ट होने से इंसान की लाइफ किस किस तरीके से बर्बाद हो सकती है, इसके बारे में लगभग लोगों को तभी पता चलता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, जब नींद के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ चुकी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपको अजीब लगेगी, वह है बैक्टीरिया। यह एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली रिसर्च है। यह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की रिसर्च ने पता लगाया कि आपके टॉयलेट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मोबाइल पर होते हैं, और आप उसे यूज करते वक्त खाना खाते हो, उसका इतना यूज करने के बाद ग्लास को हाथ लगाते हो। टॉयलेट तो आप रेगुलर क्लीन भी करते होगे, लेकिन मोबाइल जैसी चीज़ों को आप कभी क्लीन नहीं करते। आपके मोबाइल को बार बार हाथ लगाने की हैबिट आपको कब बीमार भी कर रही है यह भी आपको नहीं पता। फैमिली फ्रेंड की अगर हम बात करें तो हम अपनों से इतने दूर होते जा रहे हैं कि पड़ोसियों के नाम तक नहीं पता, गले के फ्रेंड से कब ढंग से बात की थी यह भी नहीं पता, लेकिन दूर दूर तक रह रहे इंसान से हम घंटों तक बात करते हैं, जो सिर्फ उसको मोबाइल की लत है इसीलिए बात करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की रिसर्च कहती है कि स्मार्टफोन के यूज से हम सेल्फिश बन जाते हैं और सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है जो कि धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर मार रहे हैं। इससे फायदा सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी को हो रहा है, जो हो सकता है खुद इतना मोबाइल का यूज नहीं करते हो, खुद अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं। एक सिगरेट बेचने वाला जरूरी नहीं कि वह भी स्मोकिंग करता है, तो अवेयर रहो। अगर इसी तरह हेल्थ की 12 बजाते रहे हो और आप सक्सेस भी हो गए तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपके पास पैसा, नाम, ये सब चीज़ें होगी। इवन आपने शादी भी उसी लड़की से कर ली होगी जिससे करने के लिए आपके घर वाले रोक रहे थे, तब भी आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ से जा चुकी होगी। मुझे ज़्यादातर यूट्यूब पर सुनने वाले लोगों में 80% लोग यंग है। मैं चाहता हूँ कि सक्सेस पर काम करने के साथ आप अपनी यह हैबिट चेंज करो। जो भी न्यू ईयर में आप करना चाहते हो उसमें एक यह मोबाइल भी है जो आपको आपके गोल्स की तरफ जाने से रोक रहा है। हो सकता है आपको कभी कभी बुरा फील होता है, आपको बेवजह बुरा फील होता है, वह ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज करने की वजह से हो रहा है क्योंकि आपके माइंड की पूरी तरह से 12 बज चुकी है, जिसकी वजह से आप न्यू ईयर पर बनाए गए गोल पर काम नहीं कर सकते। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपके साल के
बचे हुए 3120 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। शायद इसमें मोबाइल सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए मुझे इतनी रिसर्च बतानी पड़ी ताकि आप डरो, आपको फिक्र हो। आप न्यू ईयर से मोबाइल के यूज को कंट्रोल करो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको यूज करे आपको आपके गोल से दूर करने के लिए। एनर्जी प्लस माइंड प्लस बॉडी प्लस गोल्स प्लस शेड्यूल, सारा खेल जो है वो है अपने एनर्जी को एनालिसिस करने का, अपने बॉडी और माइंड को समझने का, और फिर देखो कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम से अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहोगे। आपका काम करने का ही मन नहीं करेगा, आलस आएगा, दिन को भी नींद जैसा फील होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तो बता दिया कि आपके पास 3120 घंटे एक साल में बचते हैं, जिसे आप बुक रीडिंग में लगा सकते हो, जिसे आप दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो, जिसे आप एक्स्ट्रा इनकम के कामों में लगा सकते हो, जिसे आप ऑनलाइन कोर्स में लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए एनर्जी तो रहे, मोटिवेशन तो रहे। एनर्जी को लगानी है माइंड और बॉडी में। अब यह एनर्जी कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो एनर्जी लगानी है माइंड और बॉडी में, वो भी शेड्यूल बनाकर कि मुझे यह टाइम यह चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें नज़रों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल प्लानिंग बनाए और आज भूल गए। और ये सब करना है गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन पहले गोल को समझना होता है, गोल को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में बताना होता है। तो बताइए आपके क्या क्या गोल्स है 2023 या 24 के लिए, या फिर जिस भी वक्त आप यह वीडियो सुन रहे हो आने वाले साल के लिए या इस साल के बचे हुए मंथ के लिए। बताइए आप अपने आने वाले एक्स्ट्रा 3120 घंटे कहाँ दे रहे हो। क्या आप ऐसे ही हर साल की तरह अनकॉन्शियस जीना चाहते हो कि आपको पता भी ना हो कि आपका एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है, या फिर आपको अब आने वाले पूरा टाइम ट्रैक करना है, गोल्स सेट करने हैं, शेड्यूल बनाना है। क्या आपने वो सारे गोल छोटे छोटे पार्ट में बांटे। छोटे छोटे पार्ट में क्यों बांटना है, क्योंकि जब आप छोटे से गोल को अचीव कर लेते हो तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया, और फिर अगले गोल पर मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब तक तो मैंने यह बताया कि आप कहाँ कहाँ लग कर रहे हो, क्योंकि आपके जनवरी के शुरू होने से पहले बनाए हुए गोल्स पूरे साल में पूरे नहीं हो पाते हैं, और फिर दूसरे साल को जनवरी भी आ जाता है पर आपका गोल्स अचीव नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं छोटे छोटे पार्ट की। आइए समझते हैं कि इस बॉडी को, इस माइंड को, क्योंकि जब तक कोई प्लान को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे तब तक उस प्लान को उड़ा भी नहीं सकते। फिर देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आएगी, यानी उड़ाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा। फिर बताऊंगा उड़ाना कहाँ कहाँ है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो पहले कैसे उस प्लान को ऊपर ले जाना है, कैसे हवा में रखना है, कैसे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने हैं, फिर कैसे उसे लैंड करना है। फिर बताऊंगा कैसे टाइम की भी प्लानिंग करनी है, कैसे राइट टाइम पर ही प्लान को नीचे लैंड करना है, कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है, जिसके बीच में आलस नहीं आएगा, जिसके बीच में टालने की आदत नहीं आएगी, जिसके बीच में डर नहीं आएगा, जिसके बीच में शुरुआत कहाँ से करें यह कन्फ्यूजन नहीं आएगा, जिसके बीच में परफेक्शन के पीछे रोना भी नहीं आएगा, जिसके बीच में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी भी नहीं आएगी, जिसके बीच में मोटिवेशन की कमी भी नहीं आएगी। तो इस वीडियो से सीखेंगे कि पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट रहते हुए लाइफ के गोल्स को एक के बाद एक अचीव करते हुए कैसे जिए। मेंटलिटी, मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। चलिए अब तक जितने भी मिस्टेक की है, जितने भी टाइम वेस्ट किया है, अब ठीक से सारी चीज़ों को करते हैं। मैं साथ हूँ और मैं भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने भी बहुत से गोल हैं जो मुझे अचीव करने हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब साथ में मिलकर अपने गोल्स को अचीव करते हैं प्लानिंग के साथ। लेकिन यह चीज़ कर कौन सकता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए। क्या आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको रोक रही है? क्या आप हाउस वाइफ है इसलिए आपको टाइम नहीं है? क्या आपको अपने सपनों पर काम करने से घर वाले या समाज रोक रहा है? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास बस एक सिचुएशन है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप खुद डिसाइड करो कि अगर आपके साथ ऐसा हो तब भी क्या आप ये बहाने लेकर आते। तो वह सिचुएशन है कि क्या हो अगर आपके पास केवल 6 महीने हो जीने के लिए, आपकी लाइफ 6 महीने बाद खत्म होने वाली हो। क्या आप 10 साल में जो बनने वाले हो वह केवल 6 महीने में बन सकते हो? जब आपको पता चल जाए कि आप 6 महीने में मरने वाले हो तो क्या आप अपने कोई भी सपने अधूरे छोड़ेंगे? आप अपने टैलेंट को वेस्ट जाने देंगे? क्या आप
यह सोचेंगे कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर के भी काम करने होते हैं। क्या आप अपने छोटी उम्र की वजह से रुके रहोगे? क्या आप खुद को जाने बिना ही मर जाओगे? क्या आप डेट पर या सोते सोते मर जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस लेकिन लेकिन करता रहा और अब काश काश करके मर गया? नहीं ना। जब आपको पता चल जाए कि आपके पास बस लिमिटेड टाइम है, तब क्या आपको टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा, सोशल मीडिया में वेस्ट होगा? तब क्या आप ज़्यादा बातें करोगे? तब क्या आपको सुबह 5 बजे उठने से परेशानी होगी? तब क्या आपको सप्ताह में 40 घंटे काम करने में दिक्कत होगी? तब क्या आप एक्टिव फील नहीं करोगे? तब क्या आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा? सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तब क्या अपने आप को यह बोलोगे कि मेरी हालत टाइट है? आपके गोल्स को, आपके सपने को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हालत टाइट है। आपके सपने को फर्क पड़ता है कि आप कितने टाइट हो। आपके पास 6 महीने हो केवल, क्या तब आपको टाइट करने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए मोटिवेट करना होगा या मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा? अगर आपको 2023 में सच में कुछ बड़ा करना है और उस बड़े करने की वैल्यू आपको समझ आ जाए, सिर्फ तभी आप अपने टाइम की वैल्यू समझ सकते हो। और आप तब तक टाइम वेस्ट करना बंद नहीं कर सकते जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ। जिस तरह से खुद का कमाया हुआ पैसा कोई वेस्ट नहीं करना चाहता, जब तक घर वाले कमा कर दे रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं पता। जब खुद मेहनत से कमाते हैं तब समझ आती है और फूक फूक कर चीजें खरीदते हैं। लेकिन क्या आप टाइम को भी फूक फूक कर स्पेंड कर रहे हो? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया था कि आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा बचता है, जो कि 3120 घंटे था, और बताया था कि आप उसमें केवल ऑडियो बुक सुनो तो एक साल में 520 ऑडियो बुक कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने बताया था कि बुक रीडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है और दूसरों से सॉल्यूशन मांगने से खुद की गलतियां करके जल्दी संभल जाते हो। फिर मैंने बताया था कि आपके बचे हुए 3120 घंटे कहाँ जा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट लोग अनकॉन्शियस होते हैं, पता ही नहीं होता कि कहाँ जा रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी लाइफ में केवल 6 महीने ही बचे हो, तब आप टाइम की जिस तरह से वैल्यू करोगे वह बहुत अलग ही होगी। लेकिन क्या बुक पढ़ना ही सब कुछ है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। आज अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो, आपको कितनी ऐसी बातें पढ़ने को मिल रही है जो आपको पहले पता भी नहीं है, राइट? लेकिन क्या सीखना ही सब कुछ है? यहाँ मैं समझाता हूँ कि क्यों हम जो भी सीखते हैं वह अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और अप्लाई कर भी कैसे। मैंने यह तो बता दिया कि आपका इतना टाइम बचता है, इस जगह आप इतनी बुक पढ़ सकते हो, पर उसे अप्लाई भी तो करना होगा ना। अब मैं आपको नॉलेज, हैबिट और ब्रेन पावर के बीच का कनेक्शन बताता हूँ। आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो, बुक से, इंटरनेट से कोई लेसन सीख लिया, तो वह आपको कब तक याद रहेगी, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन मेमोरी कैसी है। और सबकी ब्रेन पावर अलग अलग है, लेकिन भूलेंगे सब। कोई जल्दी भूल जाएगा तो कोई लेट। इंसान भूलता ही है, इसी वजह से अकाउंट सब्जेक्ट बनी है, वरना लिख कर हिसाब क्यों रखते। तो नॉलेज आप कोई भी ले लीजिए, एक टाइम के बाद, चाहे 10 साल के बाद, आप उसे भूल ही जाओगे। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात जो मैं अब बताने वाला हूँ। अब आप नॉलेज को अलग नज़र से देखोगे कि वह क्या है। जब तक कोई चीज़ जिसे आपने सीखी उसे हैबिट नहीं बना लेते, तो आप वह चीज़ भूल जाओगे। और अगर हैबिट बना ली तो आपके ऊपर उसे याद रखने का प्रेशर भी नहीं रहेगा। इन शॉर्ट, हर ज्ञान को जब भी लो उसे भूल जाओ, उसे पहले अपना लो, उसे आदत में डाल दो, या अगर लगे कि वह आपके काम का नहीं है तो भूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यही है मेन पॉइंट। जब किसी भी सीखी हुई बात को हैबिट्स में कन्वर्ट करते हो, तब आपको ये फायदे होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। एक तो उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है, उसे करना आप भूलोगे नहीं। जैसे कि अगर आपके बुक पढ़ने की हैबिट बन गई है, यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने की हैबिट्स, अपने लाइफ को लिखकर एनालिसिस करने की हैबिट, खाली समय में अपने पास से लेसन सीखने की हैबिट, यह सब अगर ऐड कर दिए तब यह आपको रोकना नहीं पड़ेगा। यह आप अपने आप करने बैठ जाओगे, आप ऑटो पिलट में वह चीज़ें करोगे। दूसरा, जब काम कोई आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ सुबह जल्दी उठने का, तो अगर आपकी हैबिट बन गई है तो आपको रोज़ रोज़ एनर्जी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको चार्ज अप करे। आप वो बिना इन सब चीज़ों को भी करोगे। तीसरा, जब वह चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो उसे करने में आपका दिमाग नहीं थकता।
क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करने की आपकी हैबिट है या बाइक चलाने आपकी हैबिट है, तब वह बाइक चलाने में आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वह सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है, उसे अब कॉन्शियसली करना नहीं पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग में एनर्जी यूज नहीं होती। सिंपल भाषा में दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इस वीडियो से जो भी आप सीख रहे हो वह आप एक न एक दिन भूलोगे। इसका फायदा आप सिर्फ तब ले सकते हो जब आप इसे इम्प्लीमेंट कर लो। इसे भूलने से पहले कुछ अपने काम की बातों को अपनी हैबिट में ऐड कर लो, तो कोई भी चीज़ जब आपको पता होती है, जो ज्ञान आपको पता है ताज़ा अपने लिए, उसे आदत में डालने में कौन सी चीज़ आपको रोक रही है। हो सकता है वह आदत इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपके अंदर उसे रोज करने की विल पावर नहीं है। जैसे जिम जाना आपको अपनी आदत बनानी है, लेकिन वह आदत बनी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन आपकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है। तो यह मन क्यों चेंज हो जाता है, माइंड क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, थक जाते हो, एक्सट्रीमेंट खत्म हो जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं है। यह क्यों होता है, यह जानने के लिए हम समझते हैं इस दिमाग को, इस बॉडी को, कि आपकी ब्रेन में ऐसा क्या केमिकल है जिसकी वजह से आपको हर बार अलग अलग फील होता है। कोई भी काम करने के लिए आप एक्साइटेड होते हो, तब आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, और जब आप नेगेटिव हो जाते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वह समझते हैं। क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को समझ पाओगे उतना ही आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, उतने ज़्यादा चांस होंगे कि इस साल अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। इस वीडियो का ये वाला पार्ट थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर बार टालते जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, फिर मन नहीं होना, यह सब क्यों होता है, या फिर कोई भी आलस का आना, यह सब क्यों होता है, वह सब आपको समझ आने वाला है। एक कामयाब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है वह मैं आपको साइंस के लैंग्वेज से समझाने वाला हूँ। इंसान के खुश होने के पीछे साइंटिफिकेशन तरीके बताने वाला हूँ कि खुशी के वक्त आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है और कैसे आप खुशी को बढ़ा सकते हो, वह भी बताने वाला हूँ। क्योंकि खुश रहोगे तभी तो अच्छे से काम कर पाओगे। मेरा खुश रहने का मतलब है प्रोडक्टिव फील करना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप खुश रहोगे तभी तो आप प्रोडक्टिव रहते हो, माइंड अच्छे से वर्क करता है, एक्साइटेड होते हो काम करने के लिए, मोटिवेट होते हो। अब आपको ये समझाने के बाद यह पता चल गया होगा कि जब आप खुश रहते हो और दुखी होते हो, यानी आपके मूड पर जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, आपके दिमाग में क्या होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा और बुरा फील होता है। आप पूरे ध्यान से सुनना है मेरी बात। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं पता था। अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसके बाद चांस ज़्यादा हाई रहेंगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे और आपने इस हैप्पीनेस के हार्मोन्स को अच्छे से समझ लिया। मैं ये भी नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, बुरा भी फील नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी आपको यह पता होगा कि यह सब कुछ वक्त के लिए ब्रेन में हार्मोन्स ट्रिगर हो रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप इस हार्मोन को बढ़ा सकते हो, यानी कैसे आप अपने ब्रेन में खुश रहने वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो। यानी खुशी के वक्त और दुख के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसका आपको पूरा होश होगा, और जब आपको पूरा होश होगा तो चांस ज़्यादा होंगे कि आप गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पहले से ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे, दुख में पहले से ज़्यादा दुख को संभाल पाओगे, खुशी में अपनी खुशी को कंट्रोल कर पाओगे। आइए समझते हैं हमारे दिमाग के अंदर जो ये हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने से। जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, वह इसी की वजह से होती है, क्योंकि यही हार्मोन्स ब्रेन में ट्रिगर होते हैं जब नशा हो रहा होता है, और यह हार्मोन इतना अच्छा फील करवाते हैं कि हमें उस चीज़ की लत हो जाती है। इसीलिए लत या फिर करियर के पैसे अर्निंग करने में इतना मज़ा नहीं आता, इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग नशे के लिए पैसे अर्निंग करने में चलता है। शुरुआत करते हैं हम नेचर से। इंसान ने हर बार कोई भी खोज की और करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक कितना कुछ बन गया। आपके हाथ में जो फोन है उस फोन को किसी ने क्यों बनाया, किसी ने एक रूम में बैठकर रात भर जागकर यह चीज़ क्यों बनाई, कोई क्यों अपने नींद उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, कोई बिलियनर बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इसके दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वह रुक नहीं रहा है।
यह वही डोपामिन केमिकल है जो चूल मचाता है, मोटिवेट करता है। कोच लाइफ में अच्छा करने के लिए यही हमारे दिमाग के अंदर अवार्ड सिस्टम है जो चूल मचाता है। किसी भी चीज को और भी ज्यादा बेटर करने में, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अब एक बार ग्रोथ नजर आ जाती है, यही है जो अच्छे रिजल्ट जानने के बाद एक्साइटेड करता है कि अब मैं यह करूं, अब मैं वो करूं। कोई टीम क्यों चांद पर जाने की मेहनत कर रही है, कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग बना रहा है, किसी पर्सन ने क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ओएस को क्यों इतना आसान बना दिया, कोई भी चाहे तो उसे यूज कर सके। क्योंकि जब जब वह चीज़ बना रहा होता है या कोई भी साइंटिस्ट कुछ बना रहा होता है, तब वह यह इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग ट्रिगर कर रहा होता है, उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसे अच्छी फीलिंग मिल रही होती है। अच्छी फीलिंग, हम सब अच्छा फील करना चाहते हैं, हम सब हैप्पीनेस पाने की रेस में लगे हैं। वह अच्छा फील नशे या किसी भी गलत तरीके से भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से भी। आपका नया साल कैसा होगा मेरे दोस्त, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली अच्छी फीलिंग को लेते हो। कुछ अच्छा करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देखने को जो अच्छी फीलिंग होती है वो, या फिर अभी जो हाथों हाथ अच्छा फील करवाती है जो बाद में लाइफ खराब करती है। जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तब पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, तब उसे जो फील होता है वह उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वो बेस्ट फीलिंग होती है। इंसान को कोई भी चीज़ बनाना अच्छा लगता है, कुछ डेवलपमेंट करना, बेटर करना, आसान करना अच्छा लगता है, उसे साइंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग उसे बहुत प्यारी लगती है। उसी वक्त हमारे ब्रेन में यह केमिकल रिलीज हो रहा होता है, डोपामिन। इसीलिए एक बार सब कुछ भूल कर सिर्फ यह सोचो कि कोई भी आर्टिस्ट होता है। अभी हम लेते हैं कवि को, कोई भी शायरी या कोई भी बुक जब लिखता है, कई राइटर सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वो पूरी हो जाती है तब उन्हें साइंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपने देखा होगा कि जब कोई जिम ज्वाइन करता है, उसकी थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो उसकी बॉडी और बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि ह्यूमन हर बार अवार्ड के पीछे भागता है, हर बार बेटर होने के पीछे भागता है। या कोई पेंटर होता है, ऐसे कई पेंटर होते हैं जो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए पेंटिंग करते हैं, क्योंकि उसे यह फीलिंग प्यारी है और यह फीलिंग उसे ब्रेन से मिलती है। एक बार सोचो, अगर हमारे दिमाग में यह सिस्टम नहीं होता कि जब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगेगा, जब कुछ अपने हाथों से बनाया, जब कुछ आविष्कार किया या क्रांतिकारी सा कुछ किया तो ब्रेन हमें अवार्ड देगा। हम सब इंसान लाइफ में ब्रेन से मिल रहे अवार्ड के पीछे ही भाग रहे होते हैं। तो वह अगर नहीं होता, आज कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता, इतनी सारी खाने की डिशेज नहीं होती, इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी लाइफ आसान नहीं होती, इतनी तरह से करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्योंकि जब कोई ऐसा फील ही नहीं होता, जब किसी को रिजल्ट के रूप में ब्रेन से अवार्ड मिलता ही नहीं, तो वह यह करता ही क्यों। अगर कोई रिच भी बनना चाहता है, यानी जब हम इमेजिन करते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो तो कैसा लगेगा, तब उस वक्त भी मोटिवेशन वाला हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। तो क्या किसी के अमीर बनने के पीछे केमिकल का हाथ है? वेल, केमिकल का हाथ कैसे हो सकता है? लॉल। जब इंसान कुछ भी बनाता है जिस पर हमें प्राउड होता है, या फिर जब कोई तारीफ करता है, जब आपके ब्रेन में एक अवार्ड मिलता है, उस वक्त डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो कि हमें किक देता है और ज़्यादा कुछ करने के लिए। ठीक उसी तरह कोई नशा करते हैं, यह जानते हुए कि यही नशा हमें एक दिन ले डूबेगा, फिर भी करते हैं, क्योंकि वो दिमाग इतना शक्तिशाली है कि उसके अंदर हो रही एक्टिविटी हमें लेकर चलती है। जब आप गेम खेलते हो, उसमें बेटर होते हो और धीरे धीरे ब्रेन अवार्ड देना शुरू करता है, उसी की वजह से किसी इंसान के अंदर पूरी रात गेम खेलने की एनर्जी रहती है। या फिर हम हैप्पीनेस एक स्टेट है, भावना है, जो तब मिलती है जब आप सेटिस्फाइड हो, सक्सेसफुल हो, लकी फील करते हो, किसी की भलाई करते हो या फिर सेफ फील करते हो। और हर इंसान इस पूरी दुनिया में इस स्टेट को पाना चाहता है, लेकिन हर इंसान की इस स्टेट को पाने का तरीका अलग अलग होता है। हैप्पीनेस की इस स्टेट में आपके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, एक्सीटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, यह 4 हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। इन चारों हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से आपको अलग अलग फील होता है। कोई इंसान प्रोडक्टिव काम करके अच्छा फील करता है, कोई तारीफ पाकर अच्छा फील करता है, कोई अपने हाथ से कुछ बनाकर, कोई रिकॉर्ड बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर, सर्वाइव देकर, कुछ भी प्रोडक्टिव करके अपने पर प्राउड फील करके अच्छा फील करता है। तो कोई नशा करके, गेम खेलकर, दोस्तों के साथ पार्टी करके इसी ब्रेन से अवार्ड लेता है।
यह तय आपको करना है कि आपको आपके ब्रेन को कहाँ पर लगाना है। इस ब्रेन का काम है आपको अवार्ड देना, बेस्ट ओपन। आप जो भी कर रहे हो, आपने यह कभी देखा होगा कि जिस भी काम में आप थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो तब आपको अच्छा फील होता है। सिंगिंग, पेंटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग और रिलेशनशिप में कभी कभी तो आप उससे और बेटर होने की कोशिश करते हो तो और अच्छा लगता है। ऐसे करते करते आप उस काम में बेटर बनते जाते हो। कोई राइटर अपने लाइफ में बड़ा राइटर तब बना जब उसने पहला पेज अच्छे से लिखा और उसको वह पढ़कर अच्छा फील हुआ हो, या उस पहले पेज की तारीफ किसी ने की होगी, या उसे खुद को ही यह फील हुआ होगा कि मैंने यह अच्छा लिखा है। फिर उसका ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और अच्छा लिखने के लिए। इसी तरह से हर आर्टिस्ट का जन्म होता है, हर बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन का जन्म होता है, हर साइंटिस्ट का जन्म होता है। और अगर उसके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए होते तो वह रुक जाता और आगे कुछ करने का मोटिवेशन आता ही नहीं। ऐसा होता है ना कि जब किसी काम को करते हो और कोई अप्रेस नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तब उसे बंद कर देने की इच्छा होती है। तो यह बंद कर देने की इच्छा ब्रेन की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ आपका ब्रेन खुशी वाला हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा होता है। मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत सुन रखा होगा। यह और कुछ नहीं, बस डोपामिन हार्मोन है जो आपको अच्छा फील करवाता है, जिसे आप मोटिवेशन बोलते हो। यह वही हार्मोन होते हैं जो आपसे कहता है कि यह कर तो अच्छा फील होगा, और हमेशा इंसान भागता है अच्छा फील करने की तरफ। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ अपना ब्रेन अच्छा फील करवा रहा होता है। इसी वजह से जब हम बड़े होने लगते हैं तब लड़की से बात करने की इच्छा होती है या किसी के साथ प्यार में होते हैं तब अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन में हार्मोन रिलीज होते हैं। सोचो अगर यह हार्मोन नहीं होते तो क्या होता। तो इस दुनिया में फिर सिर्फ अरेंज मैरिज ही होती। ऐसी क्या शक्ति है कि कोई अपनी जान तक दे देता है, प्यार में कोई बड़ी बड़ी चीज कर लेता है। यह सब जो भी पॉसिबल होता है आपके ब्रेन में ऑक्सीटोनिक हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोनिक जो लव हार्मोन भी कहते हैं। हम सब कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सब अच्छा लगता है, दुनिया प्यारी लगती है। यह सब तो ब्रेन में हो रही हरकत की वजह से होता है। ऐसा होता है ना कि कभी पढ़ाई करने का मन है, कभी नहीं, कभी काम करने का मन है, कभी नहीं, कभी बाहर जाने का मन है, कभी नहीं, कभी दोस्तों के साथ घूमने का मन है, कभी नहीं, कभी अकेले रहने का मन है, कभी नहीं। तो यह सब हार्मोन्स की वजह से होता है। हम सब चाहते हैं अपने इस ब्रेन को कंट्रोल करना, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चल जाए कि इन्हें हार्मोन्स को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप जब खुश रहना चाहते हो तब आप हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ा दो, तब आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा खुशी होगी। कई बार होता है ना कि सब कुछ मिल गया फिर भी खुशी नहीं होती। वह सिर्फ इसी वजह से कि आपने कभी अपने ब्रेन को ढंग से समझा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहे, यानी ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहे, यानी ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके मूड को बूस्ट करेगी। फर्स्ट, मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा कि हमें यह करना चाहिए और इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तब डोपामिन रिलीज होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिटेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की यह रिसर्च है जिसमें यह लिखा है कि 1 आवर्स की मेडिटेशन से 64% डोपामिन प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है। अगर कंपेयर करें चुपचाप बैठे रहने वाले दिमाग की हालत से। इसी वजह से पॉजिटिव फील होता है और मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसके लिए आपको मेडिटेशन भी प्रॉपर करना आना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोज अवेलेबल है। तो एक्सरसाइज, आप में से कितने लोगों ने यह सुन रखा होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी ही नहीं बल्कि मूड ऑफ ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है और आलस नहीं आता है, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि मूड ऑफ ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। 3. स्लीप, यानी कि नींद। डोपामिन के रिलीज होने से एग्जैक्टली होता है क्या है, आप फोकस रहते हो, मूड अच्छा रहता है, अलर्ट रहते हो, एकदम जागे हुए फील करते हो। जब डोपामिन रात के समय रिलीज होना शुरू हो जाता है, जब हम मोबाइल यूज करते हैं, सोशल ड्रेस, चैटिंग, मूवी, इन सब में, या फिर कोई राइटिंग, सिंगिंग या फिर कुछ भी करते हैं, तब डोपामिन रात को रिलीज हो जाता है और हमें नींद नहीं आती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वे रात में बहुत एक्टिव, अलर्ट और फोकस फील करते हैं, जो कि मॉर्निंग में नहीं करते हैं, जिसका सीधा मतलब है नींद के लिए डोपामिन का कम होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ऐसा सबूत पाया गया है
कि यह रिसर्च यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी देख सकते हो। इसमें बताया गया है कि जब आप नाइट में जागकर काम करते हो तब अगले दिन आपका डोपामिन रिलीज होता ही नहीं है, यानी आप एक्टिव फील नहीं करते हो। जो यह बात साबित करती है कि अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपके ब्रेन में प्रॉपर एक्टिव रहने के, अलर्ट रहने के, फोकस रहने के हार्मोन्स रिलीज होंगे। दिमाग इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको नींद कितनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि अगर आप पूरी रात जाग लेते हो अकॉर्डिंग टू रिसर्च तो नेक्स्ट डे आपके दिमाग डोपामिन रिलीज होना ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ फील करोगे। यूएस गवर्नमेंट नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर एक और रिसर्च यह कहती है कि आप अच्छे से समन्वय और एकाग्रता नहीं कर पाते हो, उसके पीछे यह डोपामिन का कम रिलीज होना ही होता है। एकाग्रता ही तो सब कुछ है। आपको आने वाले साल अच्छे बनाने हैं तो आपको अपने गोल्स पर एकाग्रता ही तो बढ़ानी है, और जब डोपामिन ज़्यादा होता है तब यह बढ़ता है। आपके कनेक्शन न होने का रीजन यही है कि आपके अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है। उस वक्त द नेशनल स्लीप फाउंडेशन की यह रिसर्च कहती है कि आपको नाइट में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। म्यूजिक यह एक ऐसा तरीका है जिसका मैं पर्सनली ज़्यादा यूज करता हूँ। आपने देखा होगा शादी में जब डीजे पर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग या बेट प्ले होती है तब जोश आता है, एनर्जेटिक फील करवाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। कुछ लोगों को रात में म्यूजिक सुनकर सोना पसंद है, कुछ लोगों को काम के वक्त, कुछ लोगों को अपना आलस भगाने के लिए एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं। और जब भी आप मूवी देखते हो उसमें कोई भी ऐसा सीन आता है जैसे इमोशन, फनी, हॉरर, इन सब में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है जो सीधा मूड ऑफ इफेक्ट करता है। और मूड इफेक्ट हुआ है मतलब कि डोपामिन रिलीज हुआ है। आप काम करते वक्त, पढ़ते वक्त ऑनलाइन म्यूजिक सर्च करके प्ले कर सकते हो। मेरी लाइफ में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं सीरीज लिख रहा था तब मैं भी एकाग्रता वाला सॉन्ग सुन रहा था। और अब लास्ट में आता है क्या खाते हो। यू आर वीट यू ईट। आप जैसा खाते हो वैसा आपका मूड रहता है, वैसा ही आपका ब्रेन वर्क करता है और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। किसी हेल्थ फूड कहती है कैसा फूड आपको ब्रेन और बॉडी के लिए सही नहीं है, यह सब आपको पता ही है, क्योंकि ये चीज़ें हम सब अपनी माँ से सीख चुके हैं। अब इस डोपामिन हार्मोन के बारे में जो भी बोला, जिसकी वजह से आप खुश होते हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में काम करने के लिए एक्साइटेड होते हो, आपकी इच्छा जागती है मेहनत करने में, उसे मैं 10-20 सेकंड में समझाऊँ तो यह है। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जब हम ये जान लेते हैं कि मुश्किल की वजह क्या है और उस मुश्किल चीज़ों को समझ लेते हैं तब पहले से आसान हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। तो अब इतना जानने के बाद अब यह जानते हैं कि गोल सेट कैसे करें, फिर शुरुआत कहाँ से करें। जैसा कि मैंने कहा था कि केवल ज्ञान लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान पहली स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, उसे अप्लाई करना। तो चलिए अब बहुत बातें कर ली, अब गोल सेट करके काम शुरू करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि गोल सेट कैसे करें, उसके बाद बताऊँगा कि शुरुआत कहाँ से करें। सबसे थ्रू और सबसे बड़ा काम शुरुआती तो होता है, उसके बाद तो आपके दिमाग के एवोर्ड सिस्टम अपने आप से आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और सबसे बड़ा आलस भी शुरुआती तो होती है। बहुत से काम केवल इसलिए टालते जाते हैं क्योंकि शुरुआत ही नहीं की। तो गोल सेट करने के बाद शुरुआत कैसे करें यह टॉपिक डिस्कस होना बहुत जरूरी है। गोल सेट करने के लिए मैं आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बहुत आसान और छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ, और आसान चीज़ें ज़्यादा चलती है। सिंप्लिसिटी इज द अनलिमिटेड। जिस भी चीज़ में जितना भी एक्सपीरियंस होता है वह उतना ही चीज़ों को सिंपल करता है और सिंपल बातों को समझना ही मुश्किल होता है। सिंपल आउटपुट देना एक बड़ा काम होता है। पहले के टाइम में कंप्यूटर बहुत मुश्किल थे, आज सिंपल है। कोई भी कंपनी का लोगो और भी ज़्यादा सिंपल होता जाता है और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। कोई भी एक अच्छा स्पीकर जो अच्छी तरह से समझाना जानता है वह उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सिंपल करेगा। इसी तरह मैं जो आपको गोल सेट करने का तरीका बताने वाला हूँ वह सिंपल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुश्किल चीज़ें बाद में करना है, पहले मुश्किल चीज़ों को ही कम करने के लिए सिंपल चीज़ें कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और यह तरीका आपको इंटरनेट पर या किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक्सप्लेन मैंने खुद नहीं क्रिएट किया है। मैं आपको मूवी का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल से ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे। कोई भी मूवी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा ही सिंपल तरीके से बताने वाला हो। यह पूरे का पूरा फॉर्मूला आपको अपने किसी भी गोल को पूरा करने में लगाना है। यह गोल आपका कितना भी बड़ा हो, चाहे पूरी लाइफ का हो या 1 साल का हो, इस फॉर्मूला से अचीव करके कर सकते हैं।
कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले एक थॉट होता है, एक विचार होता है, फिर वो थॉट, वो इमेजिनेशन, वो सारी बातें जो दिमाग में चल रही है उसे सही तरीके से टेक्स्ट में लिखा जाता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। डायलॉग लिखे जाते हैं, प्रॉपरली लाइन्स लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले लिखी जाती है, कब कैमरा से शूट करेंगे, तब इस सीन के वक्त कैमरा कहाँ होगा, हर एक सेकंड लिखा जाता है कि कैमरा कहाँ होगा, शूट कहाँ होगा, इस वक्त एक्टर कहाँ होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या फील देने हैं, इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा होगा या म्यूजिक फील देना है। उस अकॉर्डिंग कैमरा मूवमेंट होता है, उसी अकॉर्डिंग एडिटिंग होती है और इसी के अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन प्ले लिखी जाती है। मूवी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग बनाए जाते हैं, फिर यह सब शूट होता है कैमरा में। यानी जो थॉट आए थे अब वो टेक्स्ट में, वीडियो में, फॉर्म में आ चुके हैं। अब डायलॉग्स अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे। जो भी मूवी में बातें होती है या पहले स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसे डायलॉग कहते हैं। हर मूवी में ऐसा नहीं होता, उस मूवी में जब शॉट हो रहे होते हैं वही म्यूजिक भी लगा लेते हैं और वही वॉइस रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन एक बार इस प्रोसेस को इस तरह से लेते हैं कि वॉइस बाद में रिकॉर्ड की जाएगी। मूवी में शूट की गई क्लिप और वॉइस को जोड़ा जाता है। बेस्ट शूट जोड़ कर मूवी बनाई जाती है, जिसमें सॉन्ग भी होते हैं, स्टोरी चल रही होती है जैसा डायरेक्टर ने मूवी को बनाया है। मूवी में कलर ग्राइंडिंग भी होती है, इफेक्ट ETC होती है। फिर फाइनली आउटपुट में एक वीडियो पूरी बन जाती है जो रिलीज होने के लिए तैयार होती है, जिसे देखने लायक आउटपुट बना जाता है। थॉट, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियो, फिर ऑडियो, म्यूजिक, फिर इन सब को मिलाकर एक आउटपुट बना दिया, एक गोल्स अचीव हो गया। अब जब विचार आया कोई मूवी की स्क्रिप्ट याद आई, यह यूँ समझ लो कि आपको आपकी लाइफ में जो करना है वो आइडिया है, वह आपका गोल है। फिर राइटर उस विचार को टेक्स्ट में लिखता है, तो आप भी आपके आइडिया को लिखो, अपने गोल्स को लिखो, अपनी प्लानिंग लिख कर करो। पेपर में या लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी लिखने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती है। आप अपने आने वाले साल के गोल्स को लिखिए, अपनी ज़िंदगी की फिल्म स्टोरी लिखिए जैसे आपको अपनी लाइफ करनी है। अगर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टोरी तो याद है ना। स्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर को बार बार नज़र रखनी होती है कि अब क्या करना है और कैसे काम लेना जाना है। फिर जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने, वीडियो फ्रेम में, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आपको भी अपने माइंड को अकॉर्डिंग समझकर और खुद को डायरेक्शन समझकर वो चीज़ें करवानी है जो अपने गोल्स में लिखी है। उसको मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ। जैसा एक मूवी का, आप अपने गोल्स को अलग अलग पार्ट में बांट कर मेहनत करें, आपका काम फिक्सेड नहीं होगा। जब भी कोई चीज़ शॉर्टकट कर लेते हैं फिर उसमें कन्फ्यूजन कम हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में गैलरी है, उसमें हज़ारों फोटोज हैं, तो उसे अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कैमरा की अलग, एल्बम, व्हाट्सएप फ़ोटो के अलग, डाउनलोड फ़ोटो के अलग। उसे इस तरह से सॉर्ट किए जाते हैं, तब ज़्यादा आसानी होती है गैलरी को समझने में, ज़्यादा माइंड क्लियर होता है कोई भी फ़ोटो ओपन करने में। उसी तरह जब आपको लाइफ के गोल्स को सॉर्ट करोगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा कि पहले किस पर काम करना है और उस वक्त केवल उसी काम पर फोकस देना है। जैसे मूवी बनाने के लिए इतनी चीज़ें मिलकर मूवी बनती है, उसी तरह आपके लाइफ के गोल से बहुत सी चीज़ें करने के बाद अचीव होती है। तो वह बहुत चीज़ें क्या है पहले वो पता करो। अगर आपको बहुत अच्छे लेवल का वीडियो एडिटर बनना है तो उस गोल के पहले माइक्रो गोल बनाइए। जैसे वीडियो एडिटर बनने के लिए माइक्रो गोल हो गए, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर का होना, फिर बेसिक कंप्यूटर चलाना आना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कहाँ से सीखना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद अपने इस स्किल को आगे कैसे बढ़ाना, फिर उससे कैसे काम कमाना। यह तो मैंने सिंपल तरीके से ही बताया है। ऐसे लाइफ के किसी भी गोल्स को पहले टुकड़ों में बांटिए, फिर एक एक करके उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे गोल्स मिलकर एक वह गोल बनता है जो आपको चाहिए। आप केवल वन वे से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, आपको 10 रास्तों से निकलकर अपने गोल्स तक पहुंचना होगा। और यह सब पेपर वर्क करो और माइक्रो को भी और माइक्रो नीच करो। जैसे कोई भी मूवी बनाने का एक माइक्रो गोल है
शूट करना, तो शूट करने का भी और माइक्रो गोल है। कैमरा सेटअप, लोकेशन, एक्टर्स मेकअप एंड एक्टिंग प्रेपरेशन etc। अब एक्टिंग माइक्रो गोल का भी माइक्रो गोल है फेस एक्सप्रेस, वॉइस, डायलॉग्स याद करना, बॉडी लैंग्वेज etc। इसी तरह आप माइक्रो गोल्स के चेन बनाकर पेपर वर्क कर सकते हैं। पेपर वर्क करने से आपके माइंड को गजब की डायरेक्शन मिल जाएगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ से कैसे काम करना है। अब आप भटकते हुए नहीं रहोगे, आपको एक एक चीज़ पता होगी कि क्या करना है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हो और ऐसे में भूल चूक भी नहीं होती है। और ऐसे में एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ ही चल रही होती है, क्योंकि पता है सब पेपर वर्क किया हुआ है तो भूलने का सवाल ही नहीं होता, कहीं नहीं जाएगा। अभी केवल एक काम पर ही फोकस करो। समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूँ? पेपर वर्क से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ लिख कर रखा है, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कब काम करना है और मेरा कोई भी काम चुकने वाला नहीं है। सब कुछ लिख दिया है, मुझे बस अभी इस मोमेंट पर इसी काम पर फोकस करना है। और अब बात आती है शुरू करने की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट तक लाने के लिए मैंने अब तक आपको इतना समझाया है। इसी शुरुआत करने के पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो यह बुक या सीरीज जो आप सुन रहे हो एक न एक दिन भूल जाओगे और लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। अब तक मैंने जो भी बात बताई वह जरूरी नहीं सब आपको बहुत टाइम तक याद रहे, इसलिए जितना जल्दी आप काम की शुरुआत करोगे आपका ज्ञान इस्तेमाल में आएगा। और याद रहे, ज्ञान लेना पहली स्टेज है और उसे अप्लाई करने में और इम्पोर्टेंट स्टेज है। सीरीज की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप जिंदगी में जो भी करते हैं उसके अलावा आपके पास इतना टाइम होता है अपने गोल्स पर काम करने के लिए, अपने सपनों पर काम करने के लिए, जिससे आने वाले साल पिछले वाले साल से बेहतर हो। यानी आप यह नहीं बोल सकते कि आपके पास टाइम नहीं है। 3120 घंटे नहीं, इससे कम हो जाएगा, लेकिन खाली समय मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें मैंने बताया आप खाली सिर्फ ऑडियो बुक सुनो तो 520 ऑडियो बुक सुन सकते हो। लेकिन हाँ, यह बात भी केवल ऑडियो बुक सुनने की नहीं है। माना कि बुक सुनने से आपको औरों की गलतियाँ, औरों की लाइफ के लेसन सीखने को मिलता है, जिससे खुद गलती करके सीखना नहीं पड़ता और छोटी जिंदगी में बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन फिर भी केवल बुक ही थोड़ी सुनोगे, जाहिर सी बात है जो भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं उसमें जो हमने ज्ञान लिया वह हमारी लाइफ की पहली स्टेज है और वह बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज है। ज्ञानी आप बन गए और ज्ञानी की कोई कमी नहीं है दुनिया में, एक से एक मिल जाएगी। बुक को खोल कर पीने वाले, चीजों को अच्छे से करने वाले, तरह तरह के कोर्स करने वाले, लेकिन मेन स्टेज है उस ज्ञान को अप्लाई करना। और यही चीज स्कूल कॉलेज में ढंग से नहीं सिखाई जाती, ढंग से समझाई नहीं जाती। बस स्टूडेंट के माइंड में ज्ञान भर देते हैं और टीचर्स को खुद को नहीं पता होता कि यह ज्ञान कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। उन्होंने खुद ने जिंदगी में एक भी वेबसाइट नहीं बनाई, वो बस सिखा रहे हैं। उन्होंने ज्ञान लिया भी तो बस दूसरों को सिखाने के लिए, खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। माना कि टीचर्स भी स्किल होती है, यह भी काम है, यह भी पैशन है लोगों का, लेकिन यह बहुत ज्यादा होता है कि वे लोग टीचर्स बन जाते हैं जिन्हें खुद को ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आता, बस ज्ञान को बुक से पढ़कर बताना आता है। 11वीं और 12वीं में मैंने जब कॉमर्स ली थी, वहाँ बिजनेस करना वो लोग बता रहे थे जिन्होंने खुद ने ये प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया। तो ज्ञान लेना सबसे अर्ली स्टेज है, सबसे मेन स्टेज है उस ज्ञान को अप्लाई कहाँ करना है। मेरे प्यारे शिक्षकों, जैसे आपको मेरी बातें बहुत प्रैक्टिकल लग रही होगी, मैं कोई न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ रहा, मैं कोई अनमोल वचन या कहानियाँ नहीं सुना रहा, मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, आपको फील आता होगा कि भाई साहब क्या ही बात बताती। मैं अभी सीरीज को पूरा सुनकर ऐसे अप्लाई करूंगा। शुरुआत वाले पार्ट को मैं दो अलग अलग एंगल से समझाने वाला हूँ। एक है शुरुआत क्यों कर पाओगे और दूसरा है शुरुआत कर ली तो उसे कंटिन्यू कैसे रख पाओगे, क्योंकि शुरुआत भी हो जाती है लेकिन वह एक समय के बाद रुक जाती है, छोड़ देते हैं उस चीज को। जैसे जिम बहुत लोगों ने शुरू की होगी, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने बीच में जिम को छोड़ देते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत करने के बाद कंटिन्यू कैसे रहेंगे, वह चीज बाद में बताऊंगा कि शुरुआत करने के लिए करना क्या होता है। जैसा कि मैंने डोपामिन के बारे में बताया, आपके दिमाग के एवोर्ड सिस्टम के बारे में बताया कि आप कुछ भी करते हो तो उसे आगे से आगे करने की इच्छा तब होगी, उस काम को और बेटर करने की इच्छा तब होगी जब आपके दिमाग में यह हार्मोन रिलीज होता है।
और यह तब होता है जब कुछ अचीव होते हैं, कुछ हासिल होता है, एक चेन बन जाती है जिससे रिजल्ट मिले और मोटिवेशन मिलता है और बेटर करते हैं। यह पूरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा और अगर आपके ब्रेन वाले पार्ट को और ज़्यादा ध्यान से सुना होगा कि डोपामिन कैसे काम करता है। इसलिए मैंने कहा था कि सीरीज को एंड पॉइंट को अच्छे से तब समझ पाओगे जब पूरी सीरीज को ध्यान से सुनोगे। तो इस ब्रेन के सिस्टम पर और ट्रस्ट करो। जब लाइफ में वह होने लगेगा जो आपको चाहिए, तब आप दो चीजें एक्स्ट्रा करोगे, एनर्जी से भर जाओगे, पागल हो जाओगे कि मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है। यहाँ वहाँ बताते रहोगे कि भाई मैं तो पूरा मोटिवेटेड हूँ, डरोगे कि कहीं नजर न लग जाए। लेकिन शुरुआत कब होगी? जब आप लेवल तक पहुँच जाओगे न, तब शुरुआत कर लोगे। कोई भी काम शुरू करो तो 50% वो काम हो गया होगा, ऐसा समझ लो। लेकिन शुरू कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले डेट मेंटेलिटी बताई थी कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल 6 मंथ ही है, तब क्या आपको किसी भी काम की शुरुआत करने में आलस आएगी? तब क्या उसे टालोगे? क्या तब अलार्म को स्नॉच करोगे? तब क्या उसे करना बार बार भूलोगे? डेट मेंटेलिटी मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि यह आप अप्लाई करो। क्योंकि जब दिमाग में यह आ जाता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, तब जिंदगी में रिस्क लेने का डर चला जाता है। तब टालते नहीं है। तब दिमाग में यह नहीं आता है कि जब चीजें परफेक्ट हो जाएगी तब शुरुआत करूंगा, किसी का वेट नहीं करूंगा। आपके पास जो होगा उसी में आप शुरू कर दोगे। किसी भी काम को शुरू न करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो आप उसे टालते हैं, यानी आप केवल उसके बारे में बहुत सोचते हैं। दूसरा यह है कि आपको अभी उसे करने की बहुत बड़ी जरूरत लगी ही नहीं। पहले मैं टालने वाली चीजें क्लियर करता हूँ कि बिना ज्यादा सोचे शुरू कैसे करें। फिर मैं समझाता हूँ कि जरूरत का क्या रूल है। ज्यादा सोचने का कीड़ा और उसे ज्यादा सोचने की वजह से पनपने वाला टालने का कीड़ा इतना डेंजरस है कि जब आप कोई भी चीज ज्यादा खाते हो तब आपको पता चल जाता है कि आप ज्यादा खा रहे हो। इसे कम करने की जरूरत है। जब आप ज्यादा बोलते हो तब आपको पता लग जाता है कि मुझे कम बोलना है, मैं ज्यादा बोलता हूँ। लेकिन जब पता चल जाए कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, तब उसे किस वक्त कम करोगे? जैसा इसे कम करने के लिए बैठोगे और करने के भी सोच में डूब जाओगे, एक लूप में फंस जाओगे। और ज्यादा सोचने से नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अपने गोल पर काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती। मैं कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा सोचो। तब पहला तो आपको यह समझना है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कुछ नहीं होता, दोनों में ज़्यादा सोचना ही ज़्यादा सोचना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने आप को ज़्यादा सोचने वाला तब कहेंगे ना जब हमारे माइंड में बहुत नेगेटिव बातें चल रही होगी। एक से एक सपनों का महल जब दिमाग में बना रहे होते हैं, तब हम उसे यह नहीं कहेंगे कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सोचना दोनों को कहेंगे। क्योंकि ज़्यादा प्लानिंग करना, ज़्यादा ऐसा सोचना, सपनों का महल बस खड़े ही करते जाने में इतनी एनर्जी यूज हो जाती है कि केवल बड़ा सोचने में सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उस काम को करने में नहीं। ज़्यादा सोचना दोनों को कहेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। दूसरा है, आप अपने आप को विचार मत समझो। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, लेकिन आप सोचने वाले हो, आप खुद विचार नहीं हो। विचार आपके दिमाग में आता है। अपने आप को विचारों से अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने लग जाओ, तब यह सोचो कि क्या यह मेरे लिए अभी सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए यह काम को करने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल करने से आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन करने से हर बार आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगी, और क्वेश्चन करने वाले को ही डायरेक्शन मिलता ही है, यानी कि मिल ही जाता है। तो जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलता है। आपको पता चलता है कि अभी तो मेरे लिए यह काम करना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बाद में भी सोच सकता हूँ। और दूसरा, अपने आप से पूछना है कि जब भी कोई गलती हो जाए, कोई विचार परेशान करे, तो पूछो अपने आप से कि क्या मेरे लिए यह आने वाला साल मैटर करता है? क्या इससे मेरा एक आने वाला साल इम्पैक्ट होगा? जवाब मिलेगा कि नहीं,
आपके आने वाले साल पर इम्पैक्ट इस बात से नहीं होगा कि आप बार बार क्या सोच रहे हो, इसे फिर कभी सोच लेंगे, लेकिन आने वाले 1 साल पर इस बात से इम्पैक्ट होगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। तीसरा है कि सब किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इंतजार करते हैं परफेक्शन का, यानी हम चाहते हैं कि शुरुआत अच्छे से हो, जब यह हो जाएगा तब यह हो जाएगा, और इंप्रेशन जमाने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमें टालते वक्त यह सोचना है कि बहुत अच्छे से शुरुआत करने का विचार लेकर कभी शुरू ही न करे, इससे अच्छा है कि बेकार ही सही लेकिन शुरू करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसे बाद में ठीक न किया जा सके। अगर अच्छी शुरुआत नहीं की तो बाद में उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन शुरू करो। बाद में क्या होता है, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में मतलब कभी नहीं यानी कि कभी नहीं, बाद में कभी नहीं। शुरुआत करने के लिए आपको एक बड़ी वजह पता होनी जरूरी है, वरना आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहोगे। आप मेरी बात मानकर ठीक है टालना बंद करके शुरुआत भी कर लोगे, लेकिन अगर वजह बड़ी नहीं है तो उसे छोड़ दोगे। अब तक जितनी भी खोज हुई है वह करनी नहीं पड़ी, यानी उसकी खोज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। विज्ञान ने किसी भी चीज की खोज इसलिए की है क्योंकि उसकी जरूरत थी। अगर जरूरत न हो तो कोई भी खोज पॉसिबल नहीं होती। जरूरत की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी बनी, इंसान के लिए हर वो चीज बनी जो जरूरी थी। जरूरत न हो तो कितना भी जोर लगा लो, जिम शुरू करोगे बंद कर दोगे, काम शुरू करोगे बंद कर दोगे, 2-3 दिन पढ़ने बैठोगे फिर बंद कर दोगे। अगर जरूरत बड़ी हुई तो आपको उसे करने के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी जंगल में फंस गए और भूख से मर रहे हो और आप नॉनवेज खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकते, बट अगर जंगल में भूख से आपकी मौत हो सकती है, वहाँ आप नॉनवेज को जान जा रही है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप नॉनवेज भी खा लोगे, क्योंकि ज़रूरत बड़ी थी। ज़रूरत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है जितना वह जिंदगी में कभी करने की सोच भी नहीं सकता। जान जा रही है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा चांस हो गए कि आप नॉनवेज भी खा लोगे, क्योंकि ज़रूरत बड़ी है। ज़रूरत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है जितना वह कभी जिंदगी में करने की सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग या गरीबी ज़्यादा मिलेंगे जो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि उनकी गरीबी की वजह थी। उनको ज़रूरत थी मेहनत करने की, उनको ज़रूरत थी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने की। अभी मैं आपको कह दूँ कि आपके सामने 5 लोग हैं और आपको उनसे लड़ना है, तो आप क्यों लड़ोगे? और आप लड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर यही 5 लोग आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने आए तो आप अकेले 5 को मारने के लिए आ जाओगे, क्योंकि जरूरत है, वो करने की वजह बड़ी है। आपको भी आपके लक्ष्य के साथ कोई वजह जोड़नी है। पढ़ाई करते हो तो माइंड में यह चलना चाहिए कि यह जरूरी है, मुझे जो अपने लाइफ में बनना है उसके लिए मुझे यह जानना जरूरी है जो बुक में लिखा है, वरना मैं वह जिंदगी नहीं जी पाऊंगा जो मैं जीना चाहता हूँ। आपको भी आपके लक्ष्य के साथ में कोई वजह जोड़नी है। पढ़ाई करते हो तब माइंड में यह चलना चाहिए कि यह जरूरी है, मुझे जो अपनी जिंदगी में बनना है उसके लिए मुझे यह जानना जरूरी है जो बुक में लिखा है, वरना मैं वह जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, मैं वह जिंदगी नहीं जी पाऊंगा जो मैं जीना चाहता हूँ। अपने हर लक्ष्य में जो भी लाइफ के गोल सेट करो, उसके पीछे इतनी बड़ी वजह लगा दो, फिर वो गोल आपको गोल नहीं एनर्जी लगे। चाहे अमीर बनकर किसी से शादी करना हो सकता है, किसी मुसीबत से निकलना हो सकता है, लोन को चुकाना हो सकता है, किसी बीमारी से निकलना हो सकता है, फैमिली ने बहुत बुरा वक्त देख लिया, अब उन्हें अच्छे दिन दिखाने के रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आपके गोल नहीं रहते, एनर्जी बन जाती है, तब कोई आलस नहीं आता, तब कोई टालने का कीड़ा बीच में नहीं आता, तब सब सही से होगा, उस वक्त बाद में करूंगा वाली चीज बीच में नहीं आती। जरूरत बड़ी हो और कुछ शुरुआत कर दी, आपको रिजल्ट भी मिल गए, फिर तो अपने आप आगे से आगे और ज्यादा अच्छा करने का मन होगा और यह चीज आपको आगे से आगे ले जाएगी। जैसा कि मैंने और सिस्टम में बताया, आप शुरुआत तो करो, आपका माइंड आपको अपने आप अच्छा फील करवाएगा। एक बार शुरुआत करो, जरूरत पता करो, गोल को गोल मत समझो, एनर्जी समझो, बस शुरुआत करो। यह मेरा चैलेंज है। शुरुआत कर दी और थोड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। अब आपका दिमाग आपको नहीं छोड़ने वाला। ये दिमाग देखो फिर कैसे बड़े बड़े काम करवाता है।
ये चैन से रहने नहीं देगा आपको। ऐसे एनर्जी से भरे रहोगे, कूदते फिरोगे कि मैं अब क्या करूं। खाली बैठे नहीं रहोगे, खाली बैठ ही नहीं पाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं संजय कारेलिया गुजरात से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से इस सीरीज की आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव ला सकती है और आपको पसंद आई है, तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको इस सीरीज को शेयर करने में, ताकि किसी को मदद आ सके। और हमसे अभी तक नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश।